देखिए हम इसमें चलिए लगभग 120 को क्वेश्चन बताए थे क्या? 121, 122 यहां तक बता दिए थे ना। अब सीखेंगे हम लोग 123 नंबर क्वेश्चन। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? इसमें ऐसे ही दिख रहा है 101। इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? 129 3 से कटता है, 119 17 से कटता है, 500 ये किसी से नहीं कटता है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है? 625 को अगर तोड़िएगा तो यह आएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4, यानी कि 5 के पावर आ जाएगा 4, यानी कि 5 का अधिकतम घात कितना आएगा? 4। आ रहा है समझ में? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत उसी का दशमलव प्रसार होता है जिसके हर के गुणनखंड में 2 आ जाए, नहीं तो 5 आ जाए, नहीं तो 2 और 5 दोनों आ जाए, बस इतना के लिए। तो ये 1621 88 75 यही तो आंसर होगा अपना। इसका हल कीजिएगा, हर का फैक्टर कीजिएगा तो केवल 2 और 5 आएगा। इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो यहां पर दिया है 3/8 है 6/15, यहां दिया है ऑप्शन ए और बी दोनों। इसको कटाइएगा तो कटेगा 3 के पहाड़ा में 2 हाली में, 3 के पहाड़ा में 5 हाली में। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब डी आंसर होगा इसका, क्योंकि ए और बी दोनों सही हो गया ना। इसका हर का फैक्टर 2 आया, इसका हर का फैक्टर कितना आया? 5 आया। दिक्कत है कोई? 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा? 47 में 379 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। चलिए 3 घटाइए लेते हैं इसमें से, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा? ये 6 और ये 7 और ये 3। 2 तरीका है, या तो गुणा कर दीजिए या नहीं तो डायरेक्ट देखिए। 47 इकाई अंक इसका 7, अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 लाना है। 7 8 56 के 6, 8 चौका 32 और 5 37, यानी कि कितना बार में जाएगा? ये 8 बार में आ जाएगा 376, यानी कि भागफल क्या आएगा हमारा? 8। बात समझ में आया? ऑप्शन से डायरेक्ट इसलिए बनाए हम क्योंकि अगर 7 रख के बनाते तो 7 7 49 आ जाता, हमारा कटने हमारा 9 आना चाहिए इकाई अंक। लेकिन जब 47 में 7 से गुणा कीजिएगा तो इकाई अंक 9 आ जाएगा, नहीं होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बॉय। समझ में आया कैसे हुआ ये? 91 और 26 का मौसा क्या है? 13 ना है। एलसीएम ए बी बराबर क्या होगा? एलसीएम ए बी का मतलब क्या हुआ? ए बी है दोनों संख्याएं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो एलसीएम अरे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। एलसीएम पूछ रहा है तो एचसीएफ भागे में न जाएगा, यानी कि 1 गुना बी बटा में क्या हो जाएगा? ये एच सी एफ, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैट। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, असत्य कथन चुने। इसमें से असत्य कथन चुनिए, इसमें से कि असत्य कौन है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। गलती हो गया, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, यह सही है क्योंकि पूरा पूर्णांक परिमेय संख्या होता है।
भिन्न यानी कि बटा में रहेगा तो परिमेय संख्या होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या गिनती के संख्या को कहा जाता है। पूर्ण संख्या जब जीरो रहेगा तब, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है। जब जीरो नहीं आता है तो पूर्ण कहां से हो गया वो। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये गलत कह रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बात समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं हम? प्रत्येक प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? 1 2 3 को। और पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है? 0 1 2 3 को। तो जब जीरो शामिल करेंगे तब ना पूर्ण संख्या होगा। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहां से हुआ? यही गलती था। 2/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा? चलो भागा दे दो। 2/11 तो पॉइंट बैठेगा 11 एकम 9, 11 बटे 88 2। देखो क्या आएगा, फिर 0, 11 एकम 11 9 0, 11 बटे 1 8 पे एक रिंग आएगा। बात समझ में आ गया? 1 8 1 8 ना रिपीट करता जाएगा ये। अच्छा एक मिनट। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक ये सी सही है, डी वाला होगा इसमें, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में माइनस वाला भी होता है ना। पूर्णांक किसको कहा जाता है? ऋणात्मक, धनात्मक, 0 और ऋणात्मक को। अब पूर्ण संख्या केवल 0 और धनात्मक को। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ये गलत है, डॉग वाला। अगला देखो, ये कौन सा संख्या है जल्दी बताओ हमको। अब 5.2 इसके बाद खाली 3 3 दिया है, तब तो हम इसको बदलिए सकेंगे ना। ये इस रूप में आ जाएगा 5.2 3 पे रेकरिंग, तो इस रूप का आ जाएगा। तो इसको तो बदलिए देंगे हम परिमेय में। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कैट, परिमेय संख्या है ये। देखा देखो, ये एक शून्येतर परिमेय संख्या एक और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होता है? शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। तो शून्य को छोड़ करके कोई परिमेय संख्या ले लीजिए और दुनिया का कोई भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए, तो ये अपरिमेय बन जाएगा। चाहे गुणा कीजिएगा और चाहे भागा कीजिएगा, कौन सा संख्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉय। एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होता है? तो फिर तो वही बात आया, परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या को लिख दोगे, 0 को छोड़ करके बाकी किसी को भी, तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा वो? अपरिमेय संख्या। 0.32 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखने पर जहां लिखा जा सकता है 0.32, हम बताए हैं इसको लिखना। इसको 32 लिखो और -3 बटा में 9, हाई दशमलव के बाद एगो है तो एगो अंक ना, 29/90। आंसर हो जाएगा आपका बॉय। आया समझ में? हम बताए थे कि इसमें क्या किया जाता है कि इतना लिख लो, इस रेकरिंग को छोड़ के बाकी घटा दो। ये रेकरिंगवा खातिर 9, अब दशमलव के बाद अगर कुछ अंक रहेगा तो उसके लिए 0 आता है। परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है Q/P के रूप में, P/Q के रूप में, P+Q के रूप में और PQ-P के। ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? आप सोचोगे P/Q के रूप में, नहीं। अगर यहां पे Q ≠ 0 रहता तो हम लिख देते, लेकिन ये वाला आंसर होगा Q/P के रूप में, जहां P ≠ 0। हर कभी 0 के बराबर नहीं रहता है, तो हर वाला देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? अगला, क्या अपरिमेय संख्या P/Q, क्या अपरिमेय संख्या को
P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अरे अपरिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में कहां लिख पाएंगे हम लोग? तो क्या होगा इसका आंसर? नहीं, अपरिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। यदि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य रूढ़ गुणनखंड हो तो इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? अशांत होगा। इसका रूढ़ गुणनखंड कैसा होगा? क्योंकि अगर 2 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 2 5 के अलावा और भी आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? वो अशांत। यदि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में रूढ़ गुणनखंड 2 या 5 दोनों हो तो उसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? ये 2 और 5 आ जाएगा तो शांत हो जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब एक ही झोली में डाल दीजिएगा तो कौन सा संख्या कहलाएगा बच्चों? वास्तविक संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। अगर पूर्णांक b a को a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो b को a का अपवर्त्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्त्य कहा जाता है। क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? 0 से दुनिया में किसी भी संख्या में भागा लग ही नहीं सकता है। 0 में 2 से कटाना है, बताओ कितना बार रखेंगे? अरे कुछो रखोगे या 2 3 5 6 तो 0 ना हो जाएगा, गुणा ना होता है दोनों में, तो क्या कटेगा कभी? ना समझ में आ रहा है क्या करें? 0 से चलो भागा दो, 5 में क्या रखें? बोलो तुम ही, 5 बोलोगे रखने के लिए। 5 में 0 से गुणा करेंगे, 0 5। तुम कुछो रखोगे गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा ये? तो क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? 0 कभी भी किसी पूर्णांक को विभाजित नहीं करेगा। गुणा करने पर 0 कर देगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा? 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा? 156 को तोड़ दीजिए, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 से कटेगा, 2 3 6 2 9। अब एक के कटेबे मत करो ना, क्योंकि अब 2 अबे नहीं करेगा। 2 को गो आया तो 2 का घात कितना आएगा? आ गया समझ में? बोलो। वह धन पूर्णांक जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, किस प्रकार का? वैसा पूर्णांक जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी न कटे, वो अभाज्य संख्या होता है। एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक संख्या से कट जाए तो भाज्य होता है। तो ये किसी से नहीं कट रहा है ना, तो कौन सा भाज्य हो जाएगा? अभाज्य। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है? ये बता चुके हैं पहले भी हम, 2m ना। सम संख्या का रूप क्या होता है? 2m। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। प्राकृत संख्याओं के योग को संग्रह क्रिया के सापेक्ष समृत है, व्युत्क्रम है, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, समृत होता है। क्या होता है? समृत होता है। वह पूर्णांक संख्या, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? संख्या रेखा पर कैसनो संख्या व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय अपरिमेय सब। तो हाँ, बिल्कुल ही संभव है, क्योंकि यही ना संख्या रेखा होता है। तो बीच में होता है 0, इधर होता है माइनस वाला, इधर होता है प्लस वाला। पूर्णांक किसको कहा जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को एक साथ क्या कहा जाता है? पूर्णांक। तो उसको व्यक्त कर नहीं देंगे हम संख्या रेखा पर। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो कैसी संख्या हो जाएगी? वो अभी तुरंत समझाए हैं। प्राकृत संख्या मतलब प्लस वाला संख्या, शून्य को शामिल कर लिया गया, 0 हो गया इसमें, और ऋणात्मक संख्या को भी ले लिया गया, माइनस वाला। जब तीनों मिल जाता है तो कौन सा संख्या कहलाता है? वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है? वो पूर्णांक संख्या कहलाता है।
संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। अरे पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है और अपरिमेय संख्या है, सबका संख्या रेखा पर निरूपण कर सकता है, तो होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? होगा। सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह को शून्य के समेत क्या कहा जाता है? तो प्राकृत संख्या में जब जीरो को भी शामिल कर लेंगे, अरे ध्यान देना, प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कीजिएगा तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा, और शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कीजिएगा तो वो पूर्णांक बनेगा। क्या बनेगा? वो पूर्णांक बनेगा। बात समझ में आ गया क्या करें हम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है। कोई भी अभाज्य संख्या हो उसको, अरे कौन 24 है तेरा का हम दो गुना 3 में नहीं लिख सकते हैं? 30 है तेरा का 2 गुना 3 गुना 5 में नहीं लिख सकते हैं? तो ये अभाज्य संख्या ना सब है। तो कोई भी भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं? तो लिखा जा सकता है। सबको लिखा जा सकता नहीं, लिखा जाता है। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? 2q + 1 2q + 1 के रूप का होता है। सत्य कथन पहचानिए। इसमें से बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। अपरिमेय संख्या परिमित है जबकि परिमेय संख्या अपरिमित है। ये बता रहा है कि अपरिमेय संख्या लिमिट में है और परिमेय संख्या अनलिमिटेड है, दोनों अनलिमिटेड है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? यहाँ पे गलत कथन हो गया। यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को संगत वास्तविक संख्या मिले। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप की संख्या निरूपित करता है जहां n एक प्रकृत संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले। कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि संख्या रेखा पर हम हर संख्या को दर्शा देंगे। और हम कबे से कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर अब हर प्रकार के संख्या को दर्शा सकते हैं। यही कह रहा है कि मिलवे नहीं करेगा, तो ये गलत कह रहा है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप की संख्या निरूपित करता है जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्या संख्या रेखा खाली प्राकृत संख्या को दर्शाता है? नहीं, वो प्राकृत संख्या को भी, पूर्ण संख्या को भी, भाज्य संख्या को भी, अभाज्य सब संख्या को दर्शाता है। ये कह रहा है कि खाली प्राकृत संख्या को दर्शाता है, ये भी गलत है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या किससे बनता है? परिमेय से और अपरिमेय से। तो जितना भी अपरिमेय संख्या है वो सब वास्तविक संख्या ना है। तो यही क्वेश्चन क्या है हमारा? यही कथन क्या है? सत्य है। असत्य क्वेश्चन बताना है इसमें से। तो असत्य कौन है? चलो बताओ। असत्य बताना है। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या होता है। 9/49 एक परिमेय संख्या, ये तो सत्य है क्योंकि 9 का 9 और 49 का वर्गमूल 7। ये तो सही है। इनमें से सभी कथन असत्य है। ये कह रहा है कि टोटल असत्य है। ये कैसे हो गया? ये तो सत्य था। इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अब दूगो में से एगो देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या होता है। देख रहे हो ना क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई परिमेय संख्या को उल्टा कीजिएगा तो वो अपरिमेय बन जाएगा। अरे बकलोल, 2/3 को हम उल्टा करेंगे तो 3/2 बनेगा। ये अपरिमेय हो गया। हाँ, ये गलती नहीं है कहत, तो ये है ना आंसर हुई। परिमेय के अपरिमेय को गुणा करेंगे तो अपरिमेय मिलेगा। वो तो सही कह रहा था। हाई ना ज्यादा गलती कहत रहे कि अपरिमेय को परिमेय को उल्टा करेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? आलू को का 2 बार पटक देंगे तो टमाटर बन जाएगा वो। आलू का 2 बार पटकेंगे टमाटर बन जाएगा वो। अच्छा बाल है।
23,775 में 5 का अधिकतम घात क्या है? 23,750 में 5 का अधिकतम घात, इसके लिए आपको क्या करना होगा? फैक्टर। खाली 5 से कटाइएगा, बाकी कुछो से ना। ये नहीं कि हमको गणित बड़ी बढ़िया से आता है और सर जी 2 से कटाने के लिए बताए थे, हम 5 से नहीं कटाएंगे। आपको खाली 5 से कटाना है, क्योंकि 5 के घात पूछ रहा है। 5 से देखना, भागा गुणा कर लेना सही से। 5 के 20, 3 7, 5 7 35, 50, 25, 5 10, नहीं 0 का 0, सही है ना। 5 से 5 नामा 45, 50, 25, 5 से 190, 5 से 5 तिरियाई 15, 5 8 40। अब ना 1 2 3 4 आंसर। अरे यार दिखा दे कोई, बोलो। नेक्स्ट, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। एचसीएफ वह संख्या होता है जो सभी संख्याओं को काटता है। ए और बी का एचसीएफ कौची आया है, तो डी से जब भागा देंगे तो ए कटेगा कि बी कटेगा कि दोनों कट जाएगा? दोनों न कटेगा। तो ये कह रहा है कि डी द्वारा कौन विभाजित होगा? केवल ए, अरे ना केवल बी, ना ना ए या ना बी, तो एचसीएफ कौन काम के? ए और बी दोनों। बुझा क्या करें? दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी हो और भागफल क्यू और आर है, शेषफल है आर, 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन छोटा है डी, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा? ध्यान से, सी बड़ा है और डी छोटा है। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका याद रखो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में फॉर्मूला होता है ए और बी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर इसमें क्या होता है? शेष। और क्यू क्या होता है? भागफल। ये दोनों है संख्युआ। एकरा में यहाँ ए बड़ा होता है बी से, एकरा में सी और डी दिया है। सी बड़ा है डी से, तो हेजा क्या रखेंगे हम? सी। हेजा क्या रखेंगे? डी। अब भागफल क्या दिया है? क्यू। शेषफल क्या दिया है? सी बराबर आंसर बनेगा डी क्यू प्लस। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? बोलो। यहाँ पे कुछ गलती है, छोटा होता है डी से खाली। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी जिसमें सी बड़ा है डी, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? शेषफल यदि है आर, शेषफल आर बराबर 0 है, यानी कि सी में डी से भागा देने पर कट जा रहा है। दो गो संख्या में से बड़ा का एचसीएफ नहीं होता है, छोटा वाला होता है। तो दोनों में से छोटा कौन है? डी। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? डी। समझ में कैसे हो रहा है? 1/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी होगी? अगर इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो कै गो अंक रिपीटेशन में आएगा? कै गो अंक जो होगा रिपीटेशन में आएगा? भागा दो। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी के 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 0। देखो जो चीज है वही चालू हो गया। क गो अंक आया? 1 2 3 4 5 6। अब भागा देंगे तो फिर यह 6 गो अंक आएगा, तो क गो अंक का पुनरावृत्ति होगा? समझ में आया कैसे हुआ? संख्या रेखा को कहा जाता है वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ए और बी दोनों, ए और बी इनमें से कोई नहीं, और वास्तविक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या तो हो ही नहीं करता है, काल्पनिक संख्या तो हो ही नहीं करता है, वास्तविक संख्या रेखा होता है। कौन सा शुद्ध करणी? शुद्ध करणी किसको कहा जाता है? शुद्ध किसको कहा जाता है? जिसमें मिलावट ना हो।
मिलावट का मतलब प्योर रूप से अपरिमेय हो। यहां पे एगो परिमेय है, एगो अपरिमेय है, मिलावट किया है, शुद्ध करणी नहीं है। तो बोलो ये तो होना चाहिए, ये कहां से हो जाएगा, एक तो वर्गमूल निकल गया। ये बनावटी धूर्त था, बनावटी आलसी था। अलस कथा पढ़े हो ना, हई आलसी तनी मनी था, तनी मनी था, हई बनावटी आलसी था, हई हो, हई बनावटी आलसी था, तनी मनी आलसी है, हई साफा आलसी है। बात समझ में आया? ये साफा अब एकरा में कुछ ना मिलावट उलावट है, तो शुद्ध करणी उसी को कहा जाता है। चलो बताओ ये शुद्ध करणी है कि नहीं है? ये भी तब तो शुद्ध करणी होगा 50, नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि इसको हम बदल सकते हैं 5√2 में, ये शुद्ध कहां से हुआ? लेकिन ये बताओ ये शुद्ध करणी है कि नहीं है? √91। अरे आप ये देखो कि कुछ इसके वर्गमूल में से बाहर निकल सकता है कि नहीं, कुछ इसके वर्गमूल में से बाहर निकल सकता है कि नहीं? हैं? 91 के वर्गमूल में से निकल सकता है कुछ हो? हैं? मिश्र करणी कौन सा है इसमें से? मिश्र करणी कौन सा है? मिश्र करणी में बताए थे तुरंत अभी कि जिसमें कोई मिलावट ना हो। ये तो मिलावट ही नहीं, तो शुद्ध है, क्योंकि 5 गुना 25 का वर्गमूल 5, 12 और 4 का वर्गमूल 2। ये देखो मिलावट वाला चीज है, तो मिश्र करणी कौन सा हुआ? कैट। अरे जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो उसी को कहा जाता है मिश्र करणी। कौन सा करणी कहा जाएगा उसको? मिश्र करणी। द्विपद करणी कौन है इसमें से? 2 गो पद गिन लो, 3 + √5, √7, √2 + 2 3√2, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे ये भी तो है और ये भी है, इन दोनों में से कौन सा? ये दोनों को जोड़ के एक बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 है 1 है, 4√2, तो ये एक के पद न हुआ, इसमें 2 गो पद है, तो ये कौन सा करणी है? द्विपद करणी है। कोई दिक्कत है? 1/n का मान कितना होगा? कुछ नहीं है, ये ऊपर जाएगा, फॉर्मूले होता है 1 के पावर -n, 1 के पावर -n, आंसर हो जाएगा आपका कैट। बात समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? अगला a + b का √b का परिमेयकारी गुणक क्या होगा? परिमेयकारी गुणक उसको कहा जाता है, 9 क्लास में था ये। गुणा करने पर अगर परिमेय संख्या बन जाए तो वही परिमेयकारी गुणक होता है। a + √b, इसका ठीक विपरीत चिन्ह से गुणा किया जाता है। a + √b है ना, इसका गुणा करेंगे a - √b से, ठीक उतने, लेकिन चिन्ह होना चाहिए विपरीत। तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा? a - √b। a + √b बराबर c + √d हो तो a और c में क्या संबंध है? ध्यान दो यहां पे एक बात, a + √b बराबर है c + √d। रूट वाले के बराबर कर दो, और दोनों बराबर है तो इसका मतलब a और c आपस में क्या है? बराबर है। तो a और c में क्या संबंध है? कि a बराबर है c के। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? एप्पल। 387/405 का सरलतम रूप क्या होगा? 387/405, इसको कटाना है बच्चों, 9 से कटेगा ये। क्यों? क्योंकि 9 से अगर जोड़ने पर कट जा रहा है तो 9 से कट जाता है। 8 3 11 7 18, 4 5 9, 9 से कटाओ, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 5 45, 43/45। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 43/45। करे कि इतना का मौसा क्या होगा? मिले मिले से मौसा होता है और ना मिले से लौसा। 3 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 5, इसका मौसा पूछा है कितना होगा? प्यारे बच्चों
मौसम में न्यूनतम घात लिया जाता है। तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 ले लेंगे। 2 है और 2 के पावर 2 है तो 2 ले लेंगे केवल, अब 5 ले लेंगे। तितरी के 9, 90। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 90। आया समझ में? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, 4 के पावर n, जहां n एक प्रकृत संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त हो? क्या n कुछ ऐसा रख सकते हैं जहां से ये 0 आ जाए? अरे 0 आने के लिए 4 के पावर n होके या चाहे कुछ होके, अंदर में 2 और 5 चाहिए, लेकिन ये खाली कौची आ रहा है? 2। ऐसा कोनो मान नहीं रहे जिसको रखने पर ये 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा आपका डॉग। बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? अब बोलोगे कि 0 रखेंगे तो ना हो जाएगा। अरे 4 के पावर 0 बराबर वैल्यू कितना होता है? दुनिया का कोई भी संख्या उसका वैल्यू अगर 0 रख दोगे, पावर 0 रख दोगे तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। 2 धनात्मक पूर्णांक C और D में C बड़ा है D और R नॉट इक्वल टू 0 हो तो HCF C और D कितने के बराबर होगा? ध्यान देना, C बड़ा है D से लेकिन R 0 के बराबर नहीं है। एक मतलब इन दोनों में से एक गुणन करने नहीं होगा तो उसका HCF कितने के बराबर होगा? तो HCF हो जाएगा इसका R जो है अब देखो भागा जब दिया जाता है, आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि मान लो कि 30, 20 और 28 का HCF निकाल रहे हैं हम, तो 20 में भागा दिया गया 28 से, एक बार में गया 20, यहाँ पे 8। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? अब हम लोग ये जो शेष बचा है और ये जो बचा है भागफल, इन दोनों का HCF निकालते हैं। अब यहां पर आ जाता है ना ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में निकाल रहे थे HCF इन दोनों का, अब इसको छोड़ के अब HCF हम किसका निकालने लगे? इन दोनों का। फिर अगर नहीं कटेगा तो फिर इसको छोड़ के इसका जो शेष बचेगा उसका HCF निकाला जाता है। यानी कि अगर ये 0 हो जाता तो ठीक था, 0 नहीं होता, इस शेष का HCF निकलेगा और किसका निकलेगा? D का, यानी कि HCF हो जाएगा इसका DR। बात समझ में आ गया? चलिए इस तरह से हम एक्सरसाइज 1 में 172 ऑब्जेक्टिव बता दिए। कल हम बताएंगे एक्सरसाइज 2 यानी कि बहुपद का ऑब्जेक्टिव।